हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल स्टडीज़ में आज हिस्ट्री से अपने सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे की बैकग्राउंड आपको ये बताई रही है कि मॉडर्न हिस्ट्री से चीज़ें इसका मतलब शुरू होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पीछे का हिस्ट्री वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरुआत जो कर रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जो एग्ज़ाम पेपर का जो फॉर्मेट रहा है उसमें क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन हैं वो रैपिडली मॉडर्न हिस्ट्री से ही पिक किए गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एंशिएंट से मिडिवल से नहीं आएगा। एग्जाम पेपर जो लोग सेट करते हैं उनका माइंडसेट बदलता रहता है। ठीक है, सीडीएस में आप देखो कभी मॉडर्न हिस्ट्री 2-3 पेपर में लगातार आती है, बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाता है, ठीक है, एकदम से उसमें जंप लग जाएगा नीचे की तरफ और एंशिएंट से बहुत क्वेश्चन पूछ लेंगे। पढ़ेंगे हम सब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज है एवरेज अगर हम देखेंगे तो वो आधुनिक भारत की है। ठीक है, तो इसलिए जो हम अपना मॉड्यूल शुरू करेंगे हिस्ट्री में, हम भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ने का वाला विषय ये है कि शुरुआत तो कर रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस जो नेशनल मूवमेंट है वो इसमें मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन आपको इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत उसकी भी शुरुआत इसमें होगी। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में आपके लिए लेकर आए हैं वो पहला टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन, यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज। 6-7 से ही ये शुरुआत हो जाती है हमें पढ़ाने की कि अंग्रेज आए थे, देश में व्यापार करने आए थे, और भारतवासियों की एक नीति से आप भली भांति जानते हैं कि गोरी चमड़ी का हो सब अंग्रेज हैं। अंग्रेज ही नहीं आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डैन आए थे, फ्रांसीसी आए थे, और भी इधर उधर के दुनिया भर के बहुत सारे लोग आए हैं, है ना। कहना क्या चाहता हूं मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का जो आगमन आप देख रहे हैं, मैं इस वाणिज्यिक शब्द पे ही अपनी पहले आपत्ति दर्ज करता हूं। ये जो वाणिज्यिक शब्द मैं यहां पर लेकर आया हूं, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि चैप्टर का नाम है। लिस्ट में आपको मिले ना मिले कि यार भैया ने तो पढ़ाया नहीं चैप्टर में। वाणिज्यिक शब्द जानबूझकर डाला गया था, वाणिज्यिक शब्द था नहीं, क्योंकि वाणिज्य का तो उद्देश्य ही नहीं था। प्राइमरी लेवल पे जो यूरोपीय कंपनियां आ रही थीं उनका सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट जो था वो था ईसाईयत को फैलाना। समझ रहे हैं आप बात? वो क्या मुखौटा पहनकर आते थे? व्यापारी का मुखौटा पहनकर आते थे, लेकिन मामला जुड़ा था धर्म से। वो क्या चाहते थे कि जो भारत में लोग हैं उन्हें ईसाईयत में तब्दील किया जाए। मेरा जो मॉड्यूल होगा पढ़ाने का, उसे आप एक ऐसी स्टोरी में रखें उस पूरे मॉड्यूल को कि जैसे मैं आपको आज एक कहानी सुना रहा हूं, इस क्लास को समाप्त होने के बाद आप भी 10 मिनट का समय निकाल के फिर से किसी को कहानी सुनाएं कि ऐसे ऐसे हुआ था। मैं समझता हूं कि इस तरह से आप मॉडर्न हिस्ट्री में पारंगत हो जाएंगे, और जितना सन्निकट आप पहुंचेंगे एग्जाम के, मुझे उतनी खुशी होगी। तो आप इस शब्द को, कमर्शियल शब्द को, किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, तो एक और स्लाइड मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उस पर जरा नजरें डालिए। देखिए,
एक स्लाइड में आप देख रहे हैं, एक तरफ भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी तरफ स्लाइड और है, मैंने इसे थोड़ा सा और ट्रिकी किया है ताकि आप दोनों चीजों को अच्छे से समझ सकें। और क्लास के लास्ट में, जब ये क्लास इस चैप्टर का लास्ट होगा, तो फिर मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि जाने का क्रम क्या रहेगा, ठीक है। हो सकता है वहां से भी सवाल बन जाए। तो जो कंपनियां आई जिन्हें व्यापार करना था, क्या करना था, जिन्हें व्यापार करना था, कहने के लिए जिन्हें व्यापार करना था, वैसे क्या उद्देश्य था, ईसाईयत को फैलाना, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेंडा लेकर वो भारत में आ रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को ईसाईयत में तब्दील कर सकें। तो सबसे पहले आपको पता ही है, एक एग्जाम का शानदार यहां से क्वेश्चन बनता है पुर्तगालियों से। क्या क्वेश्चन बनता है कि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय जो थे वो पोर्चुगीज थे, वो पुर्तगाली थे। और आपको स्मरण रहे कि सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही हैं। 1961 में गोवा हमें मिला और पुर्तगाली यहां से वापस लौट गए, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद जो कंपनी भारत पहुंची, उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बहुत बड़ा था नाम है, मर्चेंट टू दी ये वो फलाना ढिमकाना, वो जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, ठीक है। उसके बाद 1602 में डच, ठीक है। उसके बाद लगभग 1619 में डेन और 1664 में लगभग, ईयर इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया है, ठीक है। तो डच के बाद कौन आया, डच के बाद आए डेन, और डेन के बाद कौन आया, डेन के बाद आए फ्रेंच। यहां पे ध्यान दीजिए कंपनियां, और अब दूसरी स्लाइड की तरफ मैं जा रहा हूं, यात्री, क्योंकि थोड़ा सा एक तब्दीली आपको मिलेगी देखने के लिए। कंपनियों का क्रम यह है, पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेन और फिर फ्रेंच। लेकिन जब आप देखते हैं यात्रियों की तरफ, तो सबसे पहले पुर्तगाली यात्री, आप सबको पता ही है, वास्को डी गामा, शायद मई के महीने में 1498 में इंडिया पहुंचा, ठीक है। उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन और उसके बाद फ्रांसीसी। ये यात्रियों का क्रम है, ठीक है। और ये क्या क्रम है, ये क्रम है कंपनियों का क्रम। तो इसे बहुत ध्यान से समझिए, देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले नहीं पाएंगे, तो इसे आप लिख के आप प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। चलिए अब मैं मूल मुद्दे की तरफ चलना शुरू करता हूं। अब यहां पे आप एक नाम देख रहे हैं सबसे ऊपर स्लाइड में, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। बेसिकली ये बंदा कौन है, ये बंदा जो है ये है पुर्तगाल से। पुर्तगाल एक देश यूरोप में जिसकी राजधानी लिस्बन, ठीक है। इस बंदे ने, समझने के लिए समझ लीजिए, इस बंदे ने एक ऐसा यंत्र बनाया, दिशा सूचक यंत्र बोल दीजिए उसे आप, ठीक है, जिसके कारण लंबी समुद्री यात्राएं संभव हो सकी, ठीक है। लंबी समुद्री यात्राएं कैसे संभव हो सकी, इसके भी पहले हमें कारण समझने पड़ेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देना चाहता हूं कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि इन लोगों को इन्वेंशन की तरफ जाना पड़ा, इन लोगों को इस तरफ कुछ जाना पड़ा कि ये अपनी चीजों को इस तरह से अरेंज कर सकें, ठीक है। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे कहता है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा, ऐसा नहीं है कि उससे पहले मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं, यहां तक कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी पूछते हैं कि यार इस बात का मतलब क्या है, क्या इससे पहले भारत किसी अलादीन के चिराग में बंद था और वो चिराग वास्को डी गामा के हाथ लग गया और उसने वो घिस के भारत को ढूंढ दिया। इस बात का मतलब क्या है
ऐसा नहीं है। यूरोप से संबंध तो हमारे मिडिवल टाइम से हैं। ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा जब आया तो तभी दुनिया को पता लगा कि कोई देश भारत है, ऐसा नहीं है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एक नया रास्ता भारत पहुंचने का खोजा। और वो रास्ता वो उन्होंने क्यों खोजा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कोई शौक में नहीं खोजा, क्योंकि उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ रहा था। बहुत सारी रुकावटें उन्हें उनके रास्ते में थी। अगर उन्हें भारत पहुंचना है टर्की के रास्ते से, तो पहली बात तो परमिशन नहीं थी, और परमिशन थी तो बहुत सारे भारी कर चुका के पहुंचना पड़ रहा था। ये उनके लिए घाटे का सौदा हो रहा था। तो हेनरी द नेविगेटर, जो कि पुर्तगाल का राजा है, उसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया कि वी हैव टू फाइंड आउट सम न्यू रूट्स सो दैट वी मे बी कनेक्टेड विद द ईस्ट वर्ल्ड। ईस्ट वर्ल्ड यानी भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये पूर्वी दुनिया है, जापान, कि इनसे हम कनेक्ट हो सके। कनेक्ट होने का कारण व्यापार कर सके और ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को हम पूर्वी जगत की तरफ भेज सकें। समझ पा रहे हैं आप बात? तो वास्को डी गामा से पहले हेनरी द नेविगेटर ने एक बंदे को और जिम्मेदारी दी जिसका नाम था बार्थोलोम्यो। ये बार्थोलोम्यो अपने घर से निकला और इसने रास्ता पकड़ा ये यूरोप से नीचे की तरफ। एक स्लाइड और दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए इस स्लाइड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये यहां पे जो मैं सर्किल कर रहा हूं ये पोर्चुगल है ना, और इसके बराबर में ये स्पेन है। मैं विश्व इतिहास की तरफ चीजों को लेकर नहीं जाना चाहता। आपको यह भी पता होगा कि स्पेन ने पूरा पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया था। बहुत सारे वहां पे भी क्लैशेस थे आपस में, उस तरफ नहीं चलेंगे। लेकिन एक बात समझिए, रास्ता खोजा गया जरूरत को भांप के। हुआ क्या था बेसिकली कि यूरोपियों का जो रास्ता था टर्की के माध्यम से जो घुसते थे पूर्वी जगत में, वो रास्ता जो है अरब जगत के शासकों ने बंद कर दिया। ठीक है, और कहा कि अब ये यहां से एंट्री करके नहीं जा पाएंगे। इसलिए यूरोपियों के आने से पहले, इस नए रूट से आने से पहले, जो ये मान लीजिए आप इसे बोलेंगे पश्चिमी तट, हां, वेस्टर्न घाट पे होने वाले व्यापार पर अगर एकाधिकार मोनोपोली किसी की थी तो वो अरबों की थी। ठीक है, इसे भी मैं अगली बात से जोड़ूंगा आपको। अरबों ने पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ था। अरब और वेनिस, इटली वाले व्यापारी जो हैं, इन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ था। अब इसलिए क्योंकि इनका यहां ऑलरेडी व्यापार चल रहा है, बाकी को परमिशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अब यहां से बार्थोलोम्यो जो है वो चलता है और यहां जाके अटक जाता है। गौर करना इस बात पे, वो यहां जाके अटक जाता है, यानी इससे आगे जाने का रास्ता उसे नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए इस लोवेस्ट पॉइंट को यहां पर नाम दिया गया, आप देख भी रहे होंगे स्लाइड पे, केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया गया इसको? केप ऑफ गुड होप, इसे ये नाम दिया गया। ठीक है, बेसिकली उसे यहां से वापस लौटना पड़ा। लेकिन यह बात तो निश्चित हो गई थी कि यहां तक जाया जा सकता था। ठीक है, अब उसके बाद जो जिम्मेदारी दी गई, फिर जिम्मेदारी दी गई वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा अपनी क्रू के साथ, जो भी उस समय की व्यवस्था रही होंगी, उस क्रू के साथ चल पड़ा भारत के लिए। तो ये जो रूट मैंने आपको दिखाया है, बेसिकली ये रूट जो है, ये हमारे जो यात्री आ रहे थे, नाविक हमारे, ये उनके लिए रूट है। किसका रूट है? ये वास्को डी गामा का रूट है कि वो इंडिया कैसे पहुंचा है। तो इंडिया जाने का रूट कैसे तय हुआ है?
देखिए यहां से वो अफ्रीका के पश्चिमी देशों के पास से निकलता हुआ साउथ अफ्रीका बिल्कुल नीचे, और ये मुझे जगह बताई गई मोजाम्बिक, यहां से होता हुआ ये मेडागास्कर, आपको पता ही है, इसके बीच से होता हुआ ये रास्ता उसने पकड़ा यहां कालीकट पहुंचने का, केरला में। ठीक है, तब तो केरल नहीं होगा ये, तब तो ये कुछ और ही बोला जाता होगा, क्योंकि केरल तो वो कंबाइंड, जब वो विलय हो गया उसके बाद नाम आया है। त्रावणकोर वगैरह इसका नाम पहले रखा गया था। कालीकट का नाम भी बदल के अब कोझिकोड कर दिया गया है। पूरे प्यार से समझ लीजिए, अगर आप आज इस डिस्प्ले के माध्यम से कहानी नैरेट करते हुए चले गए तो आप कभी भी इस कहानी को किसी के सामने भी कह सकते हैं, और लाइफ में अगर कभी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो आप कभी मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहां पर वो कालीकट पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब वो कालीकट पहुंच जाता है तो कौन कौन लोग फिर यहां पहुंचते हैं? तो सबसे पहले 1498 में यहां पर पहुंचने वाला वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद एक दूसरा बंदा आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ये एक दूसरा यात्री है, और जो पहला बंदा आता है राजा की परमिशन के साथ, वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसके बाद नीनो डी कुन्हा, और उसके बाद जेवेडी कैस्ट्रो नाम का एक अधिकारी वायसरॉय आएगा, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं वास्को डी गामा से। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एक नेविगेटर था, है ना, समुद्री यात्राएं करता था। तो जब ये भारत पहुंचा तो ये पहुंचा कालीकट। ठीक है, और अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद, जो भी किताब में आपको नाम मिल जाए, अब्दुल तो है ही प्रीफिक्स में। ठीक है, जो फर्स्ट नेम है वो है अब्दुल। ये कोई गुजराती पथ प्रदर्शक इसको लिखा गया है, यानी समुद्र में हेल्प करने वाला ये कोई व्यक्ति था, गाइड, गुजराती पथ प्रदर्शक इसको कहा गया है। इसकी सहायता से ये पहुंचा कालीकट। ठीक है, और जब ये कालीकट पहुंचा तो वहां पर जो रूल कर रहा था राजा, वो कौन था? जैमोरिन। ठीक है, इन साहब ने, देखिए जैसे आजकल के लड़कों को शौक है दाढ़ी वाड़ी रखने का, बिल्कुल ऐसे रखते थे ये। ठीक है, बिल्कुल उस समय के मॉडर्न व्यक्ति रहे होंगे। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां पे जिस समय ये साउथ इंडिया में आया है तो नॉर्थ इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है? मुझे इतिहास पढ़ के एक समझ जो पैदा हुई है वो मुझे लगता है कि ये लोग यहां पर अपने साउथ में पैर इसलिए जमा सके क्योंकि यहां पर कोई भी सेंट्रल पावर बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से काम नहीं कर रही थी। आप सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, जब खिलजी वंश का जब राज चल रहा है, खिलजी वंश कब से कब तक रहा है? 1290 से 1320 है। ठीक है, ये एक ऐसा पहला दौर आया था जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ तक पहुंच गया था, और उसके बाद जो उसका सेनापति था, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, मलिक कफूर। ठीक है, तो वो भी साउथ इंडिया तक पहुंचा था। लेकिन इसके जाने के बाद जो हालत खराब हुई तुगलकों के समय में, ठीक है, साउथ इंडिया उनके लगभग हाथ से निकल ही गया। और मुझे लगता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तो बहुत बड़ा विद्रोह, 30-34 ऐसे 34 विद्रोह हुए उस समय। तो साउथ इंडिया से यानी इनकी पकड़ ढीली हो गई थी बिल्कुल। लोधियों का भी कोई विशेष ध्यान इस तरफ नहीं था। तो इसलिए जब ये लोग यहां पहुंच रहे थे इंडिया में, तो उस समय जो हमारे देश की सेंट्रल पावर थी, जो दिल्ली से राज चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में, वो उस समय वहां पे लोधी हैं।
ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी लगता है कि ये यहां पर मजबूत जो हो सके साउथ इंडिया में, उसके पीछे ये भी एक कारण रहा है। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि अकबर या फिर शाहजहां कैसे इनको डंडे भी मारेंगे, लेकिन वो अलग विषय है, मैं उसके बारे में आपसे अलग से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो वास्को डी गामा जनाब पहुंच गए कहां पे, कालीकट, और इन्होंने कर दिया भैया व्यापार अपना शुरू। व्यापार कैसे शुरू किया, जैमोरिन से ही मिले, खूब गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ, खूब गिफ्ट लिए गए, खूब गिफ्ट दिए गए, है ना, आओ जी ऐसे करके पूरा खूब पार्टी वार्टी हुई होगी, डीजे वीजे बजे होंगे, उस समय की जो व्यवस्था रही होगी। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पर व्यापार करने वाला व्यक्ति कौन था, यहां पे अरब पहले से ही, अरब और वेनिस के व्यापारी जो थे यहां पे पहले से, वेनिस यानी इटली का एक शहर है। ठीक है, आपने एक वो भी पढ़ा होगा, शायद आपके एग्जाम में, पता नहीं आपके कोर्स में है या नहीं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, ये एक ड्रामा भी है। तो वापस हिस्ट्री पे आते हैं, तो अब अरबों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि क्यों, अरबों ने तो पूरा ये जॉर्डन वगैरह का इलाका पूरा कब्जा रखा था टर्की तक, ये तो रास्ता देते नहीं थे यूरोपियों को आने का बिल्कुल भी। तो जब ये लोग नए रास्ते से पहुंच गए, जब ये लोग एक नए रास्ते से पहुंच गए, ये इस वाले रास्ते से, इन्हें तो पता भी नहीं था ये ऐसा कुछ कर देंगे। तो नई खोजें इसलिए हमेशा प्रगति का सूचक मानी जाती हैं कि ये चीजों को अच्छा कर देती हैं। ठीक है, अरबों ने इसका विरोध किया, तो नाउ पुर्तगीज स्टार्टेड टू मेक देयर प्लान्स कि अब अरबों का यहां से कैसे मामला पत्ता साफ करना है। ठीक है, अब इसने कहा कि चलिए जब व्यापार करने आए हैं तो व्यापार तो किसी कंपनी के नाम से ही होगा, जब व्यापार करने आए ही हैं तो व्यापार तो किसी कंपनी के नाम से होगा। और वो व्यापार इन्होंने किस नाम से किया, वो व्यापार इन्होंने किया एस्तादो दी इंडिया। किस नाम से किया वो व्यापार इन्होंने, एस्तादो दी इंडिया के इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, जो केरला है वो हमारा स्पाइस गार्डन कहलाता है, जो केरला है वो हमारा स्पाइस गार्डन कहलाता है। स्पाइस गार्डन कैसे कहलाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ही उत्तम उच्च कोटि के मसाले जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा, द गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। तो यहां पर इनकी नजर थी, बेसिकली क्या करना चाहते थे ये लोग, एक मसाला है जिसे हम बोलते हैं काली मिर्च। यूरोप में आप जो मीट होता है उसको लंबे समय तक, क्योंकि मैं मीट खाता नहीं तो मुझे मीट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जैसा मैंने पढ़ा वैसे मैं आपको बता रहा हूं। यूरोप में अगर आपको मीट को लंबे समय तक कंजर्व करके रखना है तो जो इंडियन स्पाइसेस होते थे वो बड़े उसमें यूज होते थे। उसको जो भी इसमें लगा होगा कि जैसे अचार में नमक वो डाल के रख देते ना, बहुत लंबे समय चलता है, सेम ऐसा ही कुछ था। तो जो इंडियन स्पाइसेस है उनकी बड़ी डिमांड थी वहां पे। तो ये तो निश्चित था कि इन लोगों को यहां आना है तो पैसा भी कमाना है, तभी अपनी क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो प्रोपेगेंडा सेट करके आए थे कि हमें ऐसे चलना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, जब ये व्यापार करेंगे। तो इन्होंने यहां पे काली मिर्च को यहां से खरीदना शुरू किया। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अगर ये यहां काली मिर्च को उस समय 1 रुपया किलो प्रति खरीदते थे, ध्यान से सुनिए कितना बड़ा प्रॉफिट ये वहां पे कमाते थे। अगर ये काली मिर्च को यहां पे 1 रुपया प्रति केजी प्रति किलो खरीदते थे तो वहां पे जाके 60 गुना दाम यानी 60 रुपए किलो में बेचते थे। तो ये बात तो इन्हें समझ में आ गई थी कि इंडिया इज दैट कंट्री वेयर दे कैन गेट अ लॉट, जहां से ये बहुत बड़ी मात्रा में चीजें कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वापस चला गया पोर्चुगल, पुर्तगाल पहुंच गया वापस, लेकिन 1502 में एक बार ये फिर से वापस आया। कभी कभी ये सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है, ये आप ध्यान रखिएगा, स्लाइड्स पे जो भी मैं आज लिख के लाया हूं वो सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो हमें पूरा फोकस अपना बनाकर ही पढ़ना है। लेकिन पढ़ कैसे रहे हम, केवल एक स्टोरी की तरह। चलिए, तो ये वापस चला गया और अब जिम्मेदारी
उस व्यापार को, उस छिपे हुए आइडिया को जो आई, वो जिम्मेदारी आई अब किसके ऊपर? वो जिम्मेदारी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, कौन सा था ये? दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया। और यहां देखिए इसमें मेंशन भी हुआ, पूर्वी जगत में काली मिर्च और मसालों पर एकाधिकार। जब ये पूर्वी जगत बोलता है तो पूर्वी जगत पर यहां क्या क्या आ जाता है? यहां पे भारत आ जाता है, हमारा अपना देश। यहां पे इंडोनेशिया की बात आती है जब ये पूर्वी जगत बोलता है। ठीक है, यहां पे फिलीपींस की बात आती है जब ये पूर्वी जगत बोलता है। यहां पे थाईलैंड की बात आती है जब ये पूर्वी जगत बोलता है। यहां पर जो, क्योंकि इंडोनेशिया भी बहुत फेमस है मसालों के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो पूर्वी जगत में पूरा का पूरा एकाधिकार। एकाधिकार एक वर्ड है जिसे मोनोपोली इंग्लिश में बोलते हैं, कि बस हम ही हम रहेंगे, हमारे अलावा यहां पर कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब भाई ये यहां पे काम अपना कर रहे थे। अब काम कर रहे थे तो अब इन्हें जरूरत तो थी कि भैया जब हम लोग यहां पे बिजनेस करने लगे हैं, यहां पर हमारे लोग आने लगे हैं, हमारी फैमिली रहने लगी हैं, तो इन्होंने क्या किया? यहां ध्यान दीजिए, अब इसे मैं साफ कर दूं, एक मिनट। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, कोचीन में इन्होंने पहला दुर्ग से आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं अपनी तरफ से बता दूं इस बात का क्या मतलब है। यानी एक ऐसी फोर्टिफाइड कॉलोनी जहां पर इन्होंने अपना जो माल बेचते थे वो पैसा, और अपनी सुरक्षा के लिए जो फैमिली आती थी इनकी, वो सब, यानी एक कॉलोनी मान लीजिए, इस तरह से इसे कह सकते हैं। लेकिन कॉलोनी बहुत बड़ी होती है, ये इतने बड़े लेवल पर नहीं था। तो ये सारा काम भारत में किसने किया? ये सारा काम भारत में किया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक और नया बाजीगर आया है। देखिए इसका नाम क्या है इस बाजीगर का? इस बाजीगर का नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। यहां से अब मामला शुरू होता है। अब से पहले वाले जो दो बंदे आ रहे थे उनका सरकार से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। परमिशन तो सरकार की थी, पुर्तगाली सरकार की, पर उनसे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन जब सूचनाएं वहां पहुंची कि सरकार वहां तो बहुत कुछ चांस है काम करने का, तो क्यों ना हम अब एक अपना ऐसा बंदा वहां भेजें जिसे पुर्तगाली सरकार भेजे, अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रतिनिधि बना के, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वहां जो हमारा काम हो रहा है उसको कंट्रोल करे। ठीक है, उसको एक्सपेंड करे। ठीक है, उसको रेगुलेट करे। और एक ऐसा बंदा फिर वहां के राजा साहब ने भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, और इसके लिए क्या व्यवस्था करी गई? इसके लिए व्यवस्था करी गई कि भैया आप होगे, जितने भी पुर्तगाली पहुंच चुके हैं भारत, जो चीजें वहां पर बन चुकी हैं, चाहे वो फैक्ट्री, चाहे कोई दुर्ग बन गया है, चाहे कोई कॉलोनी है, जो भी व्यापार हो रहा है, आप सब जाकर सरकार की तरफ से कंट्रोल करोगे। यानी दिस मैन वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल who would hold everything whatever is being happened around the country, especially in India. जो भी हो रहा होगा ये जाके कंट्रोल करेगा। अब लड़के को जिम्मेदारी मिली, देखो डंडा वंडा लेके है इधर, अगर दिखाई दे रहा हो आपको, अब लड़के को जिम्मेदारी मिली तो लड़के ने कहा अच्छा जी मुझे जिम्मेदारी दे रहे हो आप, अब गेम दिखाता हूं मैं आपको। तो इसने क्या किया? इसने टर्की, इनका सबसे बड़ा दुश्मन, उसके बाद गुजरात जो एसोसिएट था टर्की के साथ काम कर रहा था, और मिस्र, इन तीनों की संयुक्त सेना, इतना बड़ा हिसाब किताब बना लिया इन्होंने अपना। एक कारण और भी था ना भैया, जब ये आए ना इंडिया, उससे पहले हमारे देश के किसी भी बंदे का नेवी की तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं था, किसी का भी ध्यान नहीं था।
कि नेवी जैसी भी कोई बात हमें, और ये बड़े मजबूत भैया, तकड़े एकदम से नेवी के मामले, जहाज वहाज इनके बहुत बड़े बड़े, एकदम उस समय के मॉडर्न, बिल्कुल सारे यंत्र पंत्र इनके पास लगे रहते थे। अब यहां पर ये तीनों सेनाओं को, जो संयुक्त सेनाएं थी, इसकी सेना ने इन्हें पस्त मार दिया, पलट दिया गेम। यानी टर्की, गुजरात और मिस्र की जो सेना है वो हार गई इसके सामने। और ऐसा होते ही सबसे पहले इसने क्या किया, इसने दीव पर कब्जा किया। सुना होगा ना आपने दमन और दीव। कहां है दमन और दीव? गुजरात में कि महाराष्ट्र में है? दोनों में नहीं है, लेकिन टेरिटरी तो पड़ती है ना वहीं पे। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश। अब दीव पर कब्जा करते ही इन्होंने तो परचम लहरा दिया अपना, है ना। परचम कैसे लहरा दिया? हिंद महासागर में इनसे ज्यादा ताकतवर इंडियन ओशन में कोई नेवी में था ही नहीं। ताकतवर हम कैसे घोषित करते हैं किसी को? अच्छा ये सुनो पहले, ताकतवर हम ऐसे घोषित करते हैं किसी को भी कि इंडियन ओशन में कोई शिप जाएगा तो वो पुर्तगालियों को पहले टैक्स देगा। अब सपोज करें एक सड़क है, आप जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूं, और भी लोग जा रहे हैं। अचानक कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी लाओ टैक्स दो इस पे निकलने का। भाई अभी तो हम ऐसे निकल के जाते हैं भाई फ्री, अब कैसे टैक्स देते हैं? कह रहे आज से देना पड़ेगा। हमने कहा हम तो इन देंगे। उन्होंने तुरंत निकाल लिया कट्टा। कट्टा समझते हो? कट्टा। ओह अजी, तुरंत आपने कहा लो जी लो, लो। ऐसे हुआ यहां पे इंडियन ओशियन में इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल मैनेज किया। ठीक है, तो इस आदमी को आप ये कह सकते हो कि इसने फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल भारत में लिया और चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया। अब इसके बाद जो व्यक्ति भारत आया, ठीक है, इसके बाद जो व्यक्ति भारत आया उस व्यक्ति का नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, जहां तक मेरी जीके की जानकारी है, यह सीधा वायसरॉय बनकर नहीं आया है। ये जो अभी हमने पिछला वायसरॉय जो पढ़ा है, फिर से देखिए स्लाइड, ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के समय पे ही स्क्वाड्रन लीडर कोई पोस्ट होती होगी, वो बन के ये आया। यानी ये यहां आया इंडिया में, इसने यहां फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के अंडर में काम किया, चीजों को देखा, और तब वहां की सरकार ने क्या किया? वहां की सरकार ने इसको कहा कि अब आप वहां पर हमारे वायसराय के रूप में काम करेंगे। समझ में आई बात? तो इसने जो बेसिकली काम किया, इसके काम को आप कह सकते हैं एमिनेंट काम, क्योंकि इसने स्टेबिलिटी दी पुर्तगालियों को। भारत में स्टेबिलिटी अगर किसी व्यक्ति ने दी है तो उस व्यक्ति का नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कैसे स्टेबिलिटी दी, वन बाय वन समझते हैं चीजों को। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसका जो वास्तविक संस्थापक है, ये एक नंबर का सीधे सीधा सवाल पूछ रहा था एग्जाम में, वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है। क्योंकि ये मान लीजिए आप कि एक्सपेंशनिस्ट, विस्तारक, ये ही व्यक्ति है जो विस्तार शुरू करना किया सीमाओं में। हैं, जो सीमाएं थी पुर्तगालियों के साम्राज्य की भारत में, अगर उनको किसी ने विस्तार देना शुरू किया और स्टेबल किया चीजों को, तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। क्या किया इसने? सबसे पहले गोवा, देश का 25वां राज्य बना था, आप सबको पता होगा, है ना। 1510 में जो गोवा था, है बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी प्रसिद्धि बहुत है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत रही है ना, क्योंकि ये सबसे बाद में भारत में 1961 में आया हमारे पास, इन्हीं के कंट्रोल में था। इसलिए जब आप गोवा कभी जाओगे तो आपको लगेगा नहीं आप इंडिया में हो,
आपको लगेगा आप यूरोप में कहीं हो, क्योंकि बिल्कुल उसी मॉड्यूल पे वहां पे चीजें सेट की गई हैं। चलिए, तो गोवा, ये एक आदिल शाह यूसुफ ये कैरेक्टर है ना, ये बीजापुर का शासक है बेसिकली। कहां का शासक है? बीजापुर का शासक है। इसके कब्जे से इसने गोवा को निकाल लिया। और जब इसने गोवा को निकाल लिया वहां से, तो यानी ये नहीं कहूंगा मैं कि पूरी पावर जो है वो गोवा शिफ्ट हो गई पुर्तगालियों की, लेकिन ये कह सकता हूं कि यहां से धीरे धीरे चीजें जो हैं वो अब कोचीन से अब गोवा की तरफ चीजें जानी शुरू हो जाएंगी। कोचीन में पहला दुर्ग लगाया था, मैंने बताया आपको कि वहां पे ये चीजें अपने रखते थे सब, लेकिन यहां से फिर अब मामला थोड़ा थोड़ा गोवा की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब एक बात तो खटक ही रही थी इनको, कौन? अरब। अरब खटक रहे थे इनको। क्यों खटक रहे थे अरब इनको? अरब इनको इसलिए खटक रहे थे क्योंकि वहां पर जो मोनोपोली थी वो अरबों की थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह था कि जो एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसने सारे रास्तों को ब्लॉक किया हुआ था, यूरोपियंस के जो इंडिया आते थे वो सब इनके ऑलरेडी दुश्मन बने हुए थे। तो अब इन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे हम अरबों का रास्ता, यानी हम सब कॉन्टिनेंट से कैसे कनेक्टिविटी ब्रेक कर सकते हैं अरबों की। तो अब मैं आपको यहां पे 3 पॉइंट बता रहा हूं जो ज्योग्राफी में भी शायद ही साल भर में कोई ऐसा पेपर हो जो सवाल ना आता हो। ये 3 पॉइंट कौन से हैं? मलक्का, अदन और हरमुज। ये 3 जल संधियां हैं। जल संधि किसे कहते हैं, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस होती है, भैया वो इतिहास का विषय नहीं है, भूगोल में मैं आपको समझाऊंगा। बस ये मान लीजिए कि ये कोई पानी है, ठीक है, यहां से एक रास्ता है, यहां से मुझे निकल के जाना है, यहां आपने कब्जा कर लिया। आप कहोगे पीछे हटो, क्या कहोगे आप? पीछे हटो। तो इन्होंने क्या किया? मलक्का पे, अदन पे और हरमुज पे इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने कब्जा कर लिया। और यही वो रास्ते थे जिससे अरब व्यापारी अरबों के वो भारत पहुंचते थे अपने व्यापार के लिए। लेकिन अब इन्होंने उनका एकाधिकार, उनकी मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी। अब एक बात तो निश्चित है, आज हम पॉपुलेशन में इतने सारे हैं, है ना, तो पहले भी हम काफी रहे होंगे। पॉपुलेशन तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बढ़ गई। जब देश आजाद हुआ था मुझे लगता है जब भी 29-30 करोड़ थे, हम कम नहीं थे उस समय भी, है ना। तो देखो मतलब करोड़ों में संख्या रही होगी हमारी बहुत पहले से ही। जब लोग सैकड़ों में होंगे तब भी हम लाखों में रहे होंगे, क्योंकि हमारे देश के लोग बालक पैदा करने में स्ट्रांग हैं। अब समझो मेरी बात, आप वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब इन्हें ये तो बात समझ में आ गई कि इतने सारे लोगों को और इतनी दूर से आके पुर्तगाल से कितने लोगों को लाएंगे भारत को कंट्रोल करने के लिए? कितने लोगों को ला सकते हैं? और हवाई जहाज तो था नहीं कि भाई वो, या वो कौन सा है वो हरक्यूलिस 130 CJ जो भी नाम है उसका, कि कोई इतना बड़ा उसमें सामान भर के ले आएंगे हम, ऐसा भी कुछ जुगाड़ नहीं था। पानी के वाले जहाज में बैठेंगे, महीनों चलेंगे, तब पहुंचेंगे। तो एक ट्रिक दी इसने, और वो ट्रिक क्या दी? इसने कहा ऐसा करो, भारतीयों को ही अपनी सेना में रिक्रूट करना शुरू कर दो। लगा देना दिमाग अंग्रेजों वाला, देखो पूरा गोरो वाला, अंग्रेज मैं भी देखो अंग्रेजी कह रहा हूं, गोरो वाला दिमाग लगा देना पूरा। क्या? कि भारतीय ही भारतीयों को कंट्रोल करेंगे। और इन्होंने अपने मिलिट्री में, अपने डिफेंस सिस्टम में इंडियंस को अब इनके पास पैसा तो था ही, ये ज्यादा पैसा देते, अब हमारे वालों पे लठ पेल देते। तो क्या हुआ? ये पहला बंदा था अल्फांसो दी अल्बुकर्क जिसने कहा कि जो भारतीय हैं वो अब हमारी सेना में भी शामिल होंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मुझे लगता है पूरा आनंद ले रहे होंगे आप इस क्लास का, और आपको पूरा मजा आना चाहिए। आज जैसे बस मेरा मन ये कह रहा है कि आज जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, पैसे वसूल हो जाएंगे इस बात के
कि अगर आप भी ऐसे ही किसी को बता दो सामने, और कोई ना भी सुन रहा हो ना, तो अपनी मम्मी को सुना दो कहानी पकड़ के। हिस्ट्री याद करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? पॉइंट से पॉइंट, डॉट से डॉट कनेक्ट करो और देखो क्या मजा आता है फिर हिस्ट्री में। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? महिलाओं से विवाह, यानी जो हमारी महिलाएं थी, भाई यहां भी होता होगा, ईसाइयों में भी होता होगा, हमें तो पता नहीं, कि नीची जात के भी होते होंगे कुछ ईसाई। उनसे कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह करो और बच्चे पैदा करो, पुर्तगाली बच्चे पैदा करो, ताकि पुर्तगाली हमें इंपोर्ट ना करने पड़े। कहां से? पुर्तगाल से ना लाने पड़े। जब यहीं पुर्तगाली हो जाएंगे तो हम क्यों लाएंगे वहां से? तो इन्होंने अपने लोगों से कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करो ताकि पुर्तगालियों की संख्या में इजाफा हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब जो अगला बंदा आया, इस बंदे का नाम था नीनू डी कुन्हा। ठीक है, इसने दो काम बहुत इंपॉर्टेंट करे जो आपको एग्जाम में 1 नंबर सीधे सीधे दे देगा। ठीक है, वो पहला काम क्या था जो इसने किया? वो पहला काम था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कैसे? राजधानी परिवर्तन ऐसे कि अब तक जो ये कोचीन में काम कर रहे थे, अब तक जो ये कोचीन में काम कर रहे थे, वो काम अब कोचीन से नहीं होगा। अब कहां से काम होगा? अब गोवा से काम होगा। ठीक है, अब कहां से होगा काम? अब गोवा से। यानी अब पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो गोवा से रेगुलेट होगी। ठीक है, और इसने आगे क्या किया? इसने सैंथोमा, हुगली और दीव में, सैंथोमा शायद मद्रास, ये मान लीजिए आप, मतलब तमिलनाडु में आप कह सकते हैं। ठीक है, उस समय तो मद्रास ही बोलूंगा मैं, उस समय के लिए तो मद्रास ही साथ में लिख देता हूं मैं। हुगली आपका बंगाल। ठीक है, तो एक्सपेंशन, इसका मतलब शुरू हो गया। एक्सपेंशन कैसे शुरू हुआ? एक्सपेंशन ऐसे शुरू हुआ, अब इन्होंने जगह 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 अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया, ताकि हमारे पैर धीरे धीरे जो हैं वो मजबूती से जकड़ सकें। ठीक है, तो इस तरह से पुर्तगालियों ने अपने जो इनके वायसरॉय बनकर, जो इनके अधिकारी बनकर आए, ये उनकी एक्टिविटी थी। ये एक्टिविटी किसकी थी? ये एक्टिविटी थी पुर्तगालियों के जो वायसरॉय है। ठीक है, अभी मैं एक और पढ़ाऊंगा आपको जिसका नाम जैवो डी कैस्ट्रा होगा। उसने क्या किया? उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इनके विस्तारवादी प्लान की, इनकी विस्तारवादी नीति। ठीक है, किस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन किया अपनी पॉलिसीज का। ठीक है, उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम कि इन्होंने इस देश में अपने लिए गड्ढे कैसे खोदे, यानी इनका पतन, वैसे तो आखिर तक भी नहीं गए, सबसे लेट ये गए हैं, लेकिन ये कैसे जैसे सुपर पावर बन चुके थे, अचानक ऐसे क्या डिसीजन लिए गए जो ये लोग एकदम से धराशायी हो गए। मुझे लगता है स्पेन का पुर्तगाल पे कब्जा हो जाना, और फिर जो स्पेन का शासक था उसने फिर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इस तरफ, शायद। ठीक है, और फिर ये हमारे लिए क्या कुछ ऐसा करके गए हैं जो हम कह सके यार चल सुसरे कुछ तो करके गए हैं भैया, हमारे लिए कुछ तो बना के गए हैं, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सब जो चर्चा होगी ये मेरी अगली वीडियो में चर्चा होगी। आई होप आपने आज क्लास का फुल मजा लिया होगा, है ना। अब ऐसी मजा एक बार फिर पढ़ के लो। जो एप्लीकेशन है जिसमें अभी आप खुद पढ़ रहे हो, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लिंक भेजो अपने दोस्तों को, कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ। ठीक है, खुद भी कामयाब हो, औरों को भी कामयाब करो। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। नाइस टू सी यू। जय हिंद।